नमस्ते। आपका स्वागत है रैंक प्लस वन पर, जहां ज्ञान और सफलता बढ़ती है। चलिए शुरू करें। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार लवण, यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट। और इसके हमारे पहला एक चैप्टर इसका हमारा पहला चैप्टर हो चुका है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, और इस चैप्टर का अम्ल क्षार और लवण का भी हमारा पहले ही क्लास हो चुकी है। आज इस चैप्टर की हमारी दूसरी क्लास है। हमने पहली क्लास में क्या क्या चीज़ किया था उसको मैं आपको रिकवर करा देता हूँ। तो हमने पहले पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं, उनको बेसिक लक्षण उनके पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ अम्ल के बारे में भी पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे कि अम्ल के कुछ प्राकृतिक स्रोत, यानी कि अम्ल कौन से पदार्थ में, कौन सी चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, तो हमारे पास ये पूरा चार्ट है, आप उसको याद करोगे। और इससे, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही, तो इसलिए आपको ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्टाइल मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं किन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि प्राकृतिक स्रोत, मतलब किस में कौन सा अम्ल है और उस अम्ल का नाम, यानी कि उस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। इस प्रकार इसमें दूसरा चार्ट भी दिया हुआ होगा। तो पहले में हमारे पास सिरका। तो सिरका में हमारे पास कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा है हमारे पास दोस्तों की संतरा। संतरा में कौन सा पाया जाता है, तो संतरा में हमारे पास यहाँ पर हो जाता है सिट्रिक अम्ल। और इमली में, तो इमली की बात करें तो इमली पर हो जाता है टार्टिक एसिड। और टमाटर में बात करें तो टमाटर में हमारे ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, कि बहुत से लोग टमाटर ज़्यादा अत्यधिक खा लेते हैं, तो उनमें ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। इस कारण से उनमें लोगों में पथरी पड़ जाती है। इसलिए टमाटर की ज़्यादा अत्यधिक मात्रा, ऑक्जेलिक अम्ल की ज़्यादा मात्रा से इंसान में पथरी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगला है हमारा दूध और दही। इसमें दही भी ऐड कर लेना। दूध और दही में जो खट्टे दूध दही होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और नींबू में, तो नींबू में भाई सिट्रिक एसिड। तो यानी संतरा और नींबू में दोनों में सेम प्रकार का अम्ल ही उपस्थित होता है। जैसे कि संतरा में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और नींबू में भी सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अंगूर में। तो अंगूर में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों, आपको पता है कि इमली जो है, इमली में भी टार्टिक अम्ल ही पाया जाता है और अंगूर में भी। तो दोनों सेम सेम हो गए। दो चीज यहाँ पर हमारे सेम हो गए, संतरा नींबू में भी सिट्रिक एसिड, और अंगूर या फिर इमली में भी टार्ट्रिक एसिड। अब यहाँ पर पाया जाता है कि सेब में हमारे पास कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो ये है सेब, अंगूर, आंवला, चाय। ये एक्स्ट्रा मैंने चार लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में इतने नहीं है। सिर्फ जितने मैंने लिखा है इन चार को छोड़कर बाकी सब है। तो मैंने फिर भी आपको बता दिया हूँ, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये भी याद करना जरूरी है। और आंवला में दोस्तों, आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और रही बात चाय में, तो जो हम चाय की पत्ती होते हैं जिसको हम डालकर दूध में चाय पीते हैं, उसमें टेनिक अम्ल पाया जाता है। और नीटल के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, और चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल, इसको भी मेथेनोइक अम्ल। अब भाई चींटी के डंक में जो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है उसका आईयूपीएसी नाम है मेथेनोइक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल का मेथेनोइक अम्ल। नेटल का डंक क्या होता है, ये एक प्रकार का पौधा होता है, जो पत्ती होती है उसमें छोटे छोटे कांटे नुमा संरचनाएं होती हैं। उन कांटों यदि व्यक्ति को चुभ जाए तो दर्द सा होता है, और उस दर्द में जिस अम्ल में वह होता है वह फॉर्मिक अम्ल होता है। उस फॉर्मिक अम्ल की वजह से ही व्यक्ति को दर्द होता है। जैसे चींटी चबाले तो चींटी में थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, उस प्रकार का। दोस्तों, इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि इतना चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि कौन किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि इसमें एक दो नंबर का क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में, हर वर्ष एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में, या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या फिर आपके ट्रू फॉल्स में आ सकता है, और या फिर आपके ऑब्जेक्ट में आ सकता है, या फिर आप मैच द कॉलम में आ सकता है। तो किसी में भी मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि अम्लों के बारे में, कि अम्ल जो है, कि अम्लों की कुछ अपक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, कैसे किस में अपक्रिया करते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षार क्या होते हैं, और क्षारक के बारे में भी हम
चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अम्ल की कुछ अभिक्रियाओं के बारे में। करने वाले हैं कि जो अम्ल होते हैं वो यदि किसी धातु के साथ रिएक्शन करें तो हमको कौन सा प्रोडक्ट यानी उत्पाद देंगे प्राप्त करके। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि अम्लों की धातुओं के साथ है और अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया से क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यदि अम्ल किसी क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्पाद उत्पन्न करता है। यानी कि जब कोई यदि आप कोई एसिड ले लो और यदि आप उसको क्रियाशील धातु के साथ उसको मिला दो तो हमको एक लवण प्राप्त कर दे, यानी कि एक साल्ट प्राप्त करेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकते हैं। कैसे? एक तो बन सकता है आपका ऑब्जेक्ट, एक बन सकता है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। कैसे? तो आपको पूछेगा कि जब अम्लों की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो हमको क्या प्राप्त होता है, इसको उदाहरण से लिखिए। तो आपको लिखना है कि जब अम्लों की अभिक्रिया किसी क्रियाशील धातु के साथ कराई जाती है तो हमको लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जैसे ही हम देखें कि यदि हम पोटेशियम ले लें, पोटेशियम एक धातु है और इसको हम HCl एक अम्ल है, इसको साथ यदि हम मिला दें तो हमको पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और हमको हाइड्रोजन गैस बाहर मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, तो ये पोटेशियम क्लोराइड है वो क्या है, एक प्रकार का लवण है और ये जो है हमारे पास हाइड्रोजन, ये क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस ही है। तो अब एक रही ऑब्जेक्ट की बात। तो ऑब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो जब पूछेगा कि यदि हम धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो ऑप्शन में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या सिलिक या फिर कोई दे देगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं क्षार क्या होते हैं। तो आपको अम्ल और अम्ल के प्रकार, अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल के कुछ प्राकृतिक स्रोत के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्षार क्या होते हैं और क्षारक के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो इसके बाद हम क्षारक के बाद हम पीएच पैमाने पर आएंगे, उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के पीएच मान भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अन्य चीज़ पढ़ेंगे। देखते हैं कितने टॉपिक इस क्लास में हो पाते हैं, फिर अगली क्लास में हम कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि क्षारक यानी बेस क्या होते हैं। तो इसके बारे में कुछ फंडामेंटल चीज़ें जानेंगे, मूलभूत इकाई कि कैसे इनको पहचानेंगे, क्या होते हैं ये। फिर उसके बाद हम क्षारकों के प्रकार जानेंगे और उसके बाद हम एक्वा रेजिया के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद क्षार क्या है और क्षारक क्या है। क्षारक क्षार बेसिकली दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्षारक क्या होते हैं, यानी कि बेस क्या होते हैं। तो क्षारक स्वाद में पहले बात में तो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं यानी कि कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि क्षारक विलयन में OH आयन देते हैं। जो क्षारक किसी भी विलयन में OH आयन जितना अधिक देगा वह क्षारक उतना ही प्रबल होगा। OH आयन को हाइड्रोक्स आयन भी कहते हैं और लाल लिटमस पेपर को ये क्या होते हैं, नीला कर देते हैं। आपको बताया था कि अम्लों की जब पहचान कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि लाल लिटमस पेपर या नीला लिटमस पेपर क्या होता है। तो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और लिटमस पेपर जब यह ना तो नीला होता है ना ही लाल होता, तब यह बैगनी रंग का होता है और इसे थैलोफाइटा एक समूह होता है पौधों का, उसके लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि इनका जो पीएच मान होता है। भाई पीएच मान के बारे में भी मैंने आपको बताया था, इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे कि पीएच मान इनका 7 से अधिक होता है और अम्लों का क्या होता है, 7 से कम होता है। अब ऐसी बात, वो चीज जो जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होगा, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि लवण जो होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है, उससे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी हम पीएच के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं क्षारकों के प्रकार क्या होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल एक दुर्बल। जो विलयन में OH माइनस अत्यधिक त्यागेगा, जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा विलयन में, पूर्ण रूप से OH मान को त्याग देगा, वह प्रबल होगा। और रही बात दुर्बल की, यानी कि वीक बेस, तो जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा, जो OH माइनस को पूर्ण रूप से नहीं त्यागेगा या फिर आंशिक रूप से त्यागेगा, वो क्या होगा, दुर्बल क्षारक कहलाएंगे। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं एक्वा रेजिया के बारे में। तो एक्वा रेजिया वो होते हैं
वह दो अम्लों का एक मिश्रण होता है। अभी अम्ल हमने पढ़ा, फिर क्षारक पढ़ा, तो उसके बाद हम फिर अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होता है नाइट्रिक अम्ल। तो यह क्या होता है, HCl प्लस HNO3 दो अम्ल होते हैं, इनका क्या होता है, ये मिश्रण होता है एक्वारेजिया, और इनके मिश्रण को हम कहते हैं एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया क्या होता है, यह सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को क्या करता है, पिघला देता है। तो उनको सोने और प्लेटिनम जैसी धातुएं होती हैं, उनको साफ करने या फिर उनको पिघलाने में काम में लिया जाता है एक्वारेजिया। अब हम बात करते हैं कि इनका अनुपात क्या रहता है, यानी कि एक्वारेजिया में किसका अनुपात अधिक रहेगा, HCl का अधिक रहता है या फिर नाइट्रिक अम्ल का अधिक रहता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो हाइड्रोक्लोरिक होता है वो हमारे पास 3:1 में प्राप्त होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक अधिक होगी और नाइट्रिक अम्ल की मात्रा कम होगी। यानी कि 75% यदि HCl है तो उसमें 25% क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। तो उनका जब अनुपात लिया जाता है तो 3:1 में बनता है। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि एक्वारेजिया में HCl और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है, तो 3:1। 3:1 में होता है HCl और 1:1 में होता है नाइट्रिक अम्ल। यदि इन दोनों को एक एक अम्ल यदि इन दोनों को हटा दिया जाए तो ये दोनों किसी धातु को नहीं पिघला सकते। यदि जब दोनों मिल जाएंगे तभी ये धातुओं को पिघला सकते हैं, सोना प्लेटिनम को। यदि एक में किसी एक अम्ल में इतनी क्षमता नहीं है कि वो सोना और प्लेटिनम को पिघला दे। अब हम बात करते हैं दोस्तों लवण क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे पीएच पैमाने पर। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं लवण क्या होते हैं, लवण के बारे में, यानी बेस क्या होते हैं दोस्तों। तो लवण से समझने से पहले आप एक चीज और समझ लो कि उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों उदासीनी अभिक्रिया वह होती है तो जब कोई अम्ल और क्षारक, कोई अम्ल हो कोई क्षारक हो, तो जब वो परस्पर अभिक्रिया करते हैं यानी मिलते हैं तो क्रिया करके वो लवण बनाते हैं तथा जल का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनी अभिक्रिया के दौरान ही हमको लवण प्राप्त होता है। और जैसे कि हम एग्जाम्पल समझे कि NaOH एक क्षारक है और HCl एक लवण है, तो जब जब इनकी परस्पर क्रिया हुई तो हमको NaCl प्राप्त हुआ, और NaCl क्या है, एक प्रकार का लवण है, और हमको जल प्राप्त होता है। तो इस लवण क्या है, तो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया के दौरान जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है वही लवण कहलाता है। और दोस्तों लवण कितने प्रकार के होते हैं, अब ये 3 प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय लवण, एक क्षारीय लवण, एक उदासीनी लवण। अम्लीय लवण वो होंगे जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और क्षार की मात्रा कम हो, तो वह जो लवण बनेगा वो अम्लीय लवण बनेगा। और क्षारीय लवण क्या होता है, जिसमें क्षार की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो, तो वो जो उत्पाद बनेगा वो किस प्रकार का, क्षारीय लवण बनेगा। और उदासीनी लवण वह होता है जो प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार, दोनों ही जब परस्पर क्रिया कराते हैं तो वह उदासीनी लवण बनाते हैं। और इसी उदासीनी लवण को ही प्रबल लवण भी कहते हैं, स्ट्रोंग बेस कहते हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ कि जब मैंने आपको क्षार पढ़ाया था तो मैंने पढ़ा था कि क्षारक और क्षार में कुछ डिफरेंस होता है। तो जो क्षारक होते हैं तो सभी क्षारक जल में घुलते नहीं हैं, तो कुछ क्षारक जल में घुल जाते हैं। तो जो क्षारक जल में घुल जाए उन्हीं को क्षार कहते हैं, एल्कली कहते हैं। तो जितने भी हमारे बेस हैं वो जल में, जो बेस हमारा जल में घुल जाता है उसको हम एल्कली कहते हैं, यानी क्षार कहते हैं। तो क्षारक और क्षार में कुछ अंतर होता है, जो क्षारक जल में घुल जाए वो क्षार है, जो नहीं घुले वो क्षारक ही है। अब हम दोस्तों बात करते हैं पीएच पैमाना के बारे में और इसका दैनिक जीवन में महत्व क्या होता है दोस्तों। तो आपको जितना मैंने पढ़ाया अभी इस क्लास में उतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों पीएच पैमाना और कुछ उसका जीवन के बारे में महत्व समझेंगे, दंत अच्छा जितने भी टॉपिक बचे हैं अब हम अगली की क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको इतनी अच्छी ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और इस तरीके से पूरी क्लास आपको समझ में आएगी, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं हम अगली क्लास में। यदि वीडियो पसंद आया हो, इस क्लास में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो इस क्लास को, तो इस क्लास को लाइक करो। और यदि आप चैनल पर नए हो, यदि तो आप पूरी साइंस हमारे इस चैनल पर पढ़ सकते हो, तो सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी वीडियो यदि आप आए तो आपके चैनल आपके
आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।